नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आरआरबी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हमने बहुत से वीडियो बना दिए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, टॉपिक का नाम है गैसियस लॉ, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो गैसियस लॉ होता क्या है? गैसियस लॉ जो है वो सामान्य गैस समीकरण से शुरू हो, समझ लीजिए। तो गैसियस लॉ एक सिंपल सा फार्मूला है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये एक सामान्य समीकरण है जो उपरोक्त नियमों को जोड़ता है। इसे जैसे एक नियम है, क्या है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, जहाँ पी जो है वो प्रेशर है, वी जो है वो वॉल्यूम है, एन जो है मोल, मोल संख्या, जो परमाणु का जो जो मोल संख्या होती है वो है एन। ठीक है, आर जो गैस कांस्टेंट है। ठीक है, यही आर जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, आर को जो बोलते हैं। ठीक है, और टी है वो टेम्परेचर है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये है गैसियस लॉ। ठीक है, अब इसमें बहुत से लॉज आते हैं, उसके बारे में भी समझते हैं। तो गैसियस लॉ में एक सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट लॉ होता है, कौन सा? बॉयल्स लॉ। ठीक है, या बॉयल का नियम। ठीक है, जब किसी गैस का तापमान स्थिर रहता हो, ठीक है, गैस का तापमान क्या है, जो टेम्परेचर है वो स्थिर कर दिया, उसको कांस्टेंट कर दिया, और तब उसका दाब जो है यानी प्रेशर और आयतन, जब टेम्परेचर जो है आपने कांस्टेंट कर दिया है तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन और प्रेशर मतलब दाब। अब दूसरा कोई लॉ समझते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ ये भी गैसियस लॉ में है। ठीक है, कि जब किसी गैस का दाब स्थिर रहता है तो उसका आयतन, है ना, तापमान के सीधा अनुपाती होता है। मतलब जब किसी गैस का प्रेशर आप कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा कि वी जो वॉल्यूम है उसका तापमान के साथ मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे? कि प्रेशर वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये चार्ल्स का नियम कहता है। अब क्या है कि गैलुसेक का नियम है ना, गे लुसैक्स लॉ। ठीक है, कि जब किसी गैस का वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम अगर आप कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर जैसे ये गैस गे-लुसैक जो लॉ है उसमें क्या, कौन सा कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, गे-लुसैक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और चार्ल्स लॉ में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ लीजिए, पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब गैसियस लॉ में बॉयल्स लॉ अगर है तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है, और चार्ल्स लॉ में क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, और गे-लुसैक लॉ में क्या है कि आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए। ठीक है, यही लॉज हैं बस। अब हम पढ़ते हैं क्या, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता। ठीक है,
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर परमाणु न्यूक्लियस यानी जो अस्थिर जो परमाणु नाभिक होता है वो स्वतः ही टूटकर विकिरण यानी रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। इस विकिरण में आमतौर पर अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल्स और बीटा कण यानी बीटा पार्टिकल्स और गामा किरणें, ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरणें जो है वो शामिल होती हैं रेडिएशन में। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, जो परमाणु के अंदर न्यूक्लियस के अस्थिरता के कारण होती है। ठीक है, अस्थिरता मतलब वो स्टैटिक पोजीशन में नहीं है, ठीक है, हमेशा फ्रीली जो है चार्ज रहेंगे, मूव करेंगे, ऐसा आयनिक होंगे। ऐसे जो एक्टिव जो परमाणु होते हैं उनके नाभिक में ये क्या होता है कि स्वतः ही टूट कर, मतलब उस पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, बस ये ऑटोमेटिक अपने आप ही टूट जाते हैं। ज़रा सा टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ गया या प्रेशर बढ़ गया या वॉल्यूम बढ़ गया तो ये स्वतः ही टूट जाते हैं और ये रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और इससे रेडिएशन से क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा जो कण होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, और ये सब होता किसकी वजह से, न्यूक्लियस की अस्थिरता के कारण। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, कुछ मुख्य बातें हैं कि जैसे अल्फ़ा विखंडन। ठीक है, अल्फ़ा विखंडन यानी अल्फ़ा डीके, इसमें अस्थिर नाभिक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला अल्फ़ा कण। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अस्थिर नाभिक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला अल्फ़ा कण, जैसे हेलियम और हेलियम न्यूक्लियस। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूक्लियस वाला जो न्यूट्रॉन वाला अल्फ़ा कण होता है उसको कहेंगे हेलियम न्यूक्लियस, उत्सर्जित करता है। इससे नाभिक का द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। ठीक है, जब हेलियम न्यूक्लियस होता है उसमें नाभिक का द्रव्यमान होता है, उसकी संख्या 4 कम हो जाती है अल्फ़ा डीके में। अब बीटा डीके के बारे में क्या है कि इसमें एक न्यूट्रॉन टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। मतलब टूटते तो हैं ही हैं, नाभिक टूटता है रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, अब इसमें क्या है, बीटा डीके में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो टूट जाता है, किस में बदलता है, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीटा कण के रूप में बाहर निकलता है, इससे नाभिक का प्रोटॉन संख्या एक बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या है, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन में क्या होता है कि अल्फा और बीटा विखंडन के बाद नाभिक उच्च ऊर्जा अवस्था में हो जाता है। ठीक है, मतलब हाई एनर्जी के रूप में हो जाता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा गामा किरणों के रूप में निकलती है और गामा विकिरण विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, जिनका द्रव्यमान नहीं होता है, ये वेव्स होती हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक अर्धायु काल, जब किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का वह समय जिसमें आधी मात्रा स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों में बदल जाती है उसे कहते हैं अर्धायुवात, अर्धायु काल। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, कृषि विज्ञान और अनुसंधान में किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि यह जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और नेक्स्ट नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है कि यह वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में संचित होती है। यह ऊर्जा परमाणु के नाभिक के विखंडन यानी फिशन या संलयन यानी फ्यूजन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि में किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसका, नाभिकीय विखंडन के बारे में यानी न्यूक्लियर फिशन के बारे में। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें भारी तत्व, जैसे बड़ा कोई तत्व है जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का नाभिक छोटे भागों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा न्यूट्रॉन और विकिरण उत्सर्जित होते हैं यानी रेडिएशन उत्पन्न होता है टूटने से। ठीक है, एक न्यूट्रॉन जब भारी तत्व के नाभिक से टकराता है तो यह नाभिक टूट जाता है और अधिक न्यूट्रॉन छोड़ता है, जिससे श्रृंखलाबद्ध यानी चैन रिएक्शन होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन के बारे में हमने समझा। अब हम समझेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में यानी नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है
कि नाभिकीय संलयन में जब दो हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर एक भारी नाभिक जैसे हीलियम बनाते हैं, समझ गए? जो सूरज चमकता है तो वो जो है इसी वजह से चमकता है, ठीक है? किसकी वजह से? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। इसमें क्या है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है आपस में मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, ठीक है? और बहुत सी जो है एनर्जी उत्सर्जित करते हैं, उच्च तापमान मिलता है उससे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन में इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है? ऊर्जा, सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो इसी वजह से होती है। हालांकि पृथ्वी पर इस प्रक्रिया को नियंत्रित तरीके से करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए बहुत उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। अब नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग क्या है? कि बिजली उत्पादन, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग उपयोग जो है पानी को भाप में बदलने और फिर टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पादन में किया जाता है, ठीक है? चिकित्सा में किया जाता है। चिकित्सा में क्या होता है कि रेडियो आइसोटॉप्स का उपयोग कैंसर उपचार, ट्यूमर की जांच और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जाता है, ठीक है? अब कृषि में क्या होगा कि नाभिकीय विकिरण द्वारा यानी नाभिकीय रेडिएशन द्वारा का उपयोग करके कीटनाशकों, फसलों के संरक्षण और सुधार के लिए किया जाता है, ठीक है? और इसका उपयोग होता है अंतरिक्ष अनुसंधान में, कि लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका नाभिकीय ऊर्जा का। अब क्या नाभिकीय ऊर्जा के लाभ और हानि समझते हैं। लाभ क्या है कि यह ऊर्जा एक स्वच्छ और कार्बन मुक्त स्रोत है, ठीक है, जो बहुत कम ईंधन में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। और हानि इसकी क्या है कि नाभिकीय कचरा यानी जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है और विकिरण का खतरा है। न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो भी खतरनाक होता है और इसका रेडिएशन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यदि कोई दुर्घटना होती है जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा दुर्घटनाएं, चेरनोबिल जो है और फुकुशिमा जो दुर्घटनाएं हैं, इसके गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का सही और सुरक्षित उपयोग करने पर यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, लेकिन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि जिस तापमान में, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और वीडियो को अंत तक बने रहें, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण वीडियो आई है जो आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए निरपेक्ष स्केल तापमान, ऑप्शन बी परम शून्य तापमान, ऑप्शन सी परम तापमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य तापमान कहते हैं। आदर्श गैस का जो समीकरण है, जो हमने गैसियस लॉ बताया था, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। इसमें क्या है कि T एक परम ताप है, ठीक है। यदि गैस का आयतन शून्य कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर गैस का अणु विद्यमान नहीं होगा। अणु के ना होने के कारण वहाँ पर कोई आंतरिक आकर्षण या प्रतिकर्षण जो अणुओं के बीच लगता है वह भी नहीं होगा, तथा ना ही कोई आंतरिक ऊर्जा होगी, ना ही कोई इंटरनल एनर्जी होगी। हम जानते हैं कि T इक्वल टू एफ, एफ जो है U यानी जो इंटरनल एनर्जी होती है, यदि U जो है शून्य हो जाए तो T जो है वो भी, तापमान जो है वो शून्य हो जाएगा। इससे क्या होगा, आयतन शून्य होने पर तापमान भी शून्य होगा और 0 डिग्री तापमान को शून्य को ही परम शून्य तापमान कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अनुसार, अब बॉयल्स लॉ के अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन ए नियत तापमान पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात
P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, नियत ताप पर, ऑप्शन सी है, नियत ताप पर किसी गैस का आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऑप्शन डी है कि नियत तापमान पर किसी गैस का ताप आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो बॉयल्स का नियम जो है, बॉयल्स लॉ कहता है कि नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। ठीक है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब क्या है कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यही जो है बॉयल्स का नियम कहता है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि इसमें जो है क्या कांस्टेंट कर देंगे हम लोग, इसमें जो है आयतन जो होता है, वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब जब प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाता है। ठीक है, चार्ल्स नियम ये कहता है कि इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और बॉयल्स के नियम में क्या कहता है कि जो तापमान है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए, गैस का आयतन जो है गैस के दाब के, यानी V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। कौन सा आयतन, कौन सा नियम बताता है? तो ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी गैर लूसेक नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी अवोगाद्रो का नियम। तो बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर जब तापमान स्थिर होगा तो क्या होगा, तभी तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होगा? तो ऑप्शन ए एक परमाणविक गैस, ऑप्शन बी द्विपरमाणविक गैस, ऑप्शन सी आदर्श गैस, ऑप्शन डी वास्तविक गैस। तो जो PV इक्वल टू nRT है वो जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है, यानी आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी जूल का नियम, ऑप्शन सी एवोगैद्रो का नियम, ऑप्शन डी चार्ल्स का नियम। तो देखो, बॉयल का नियम PV इक्वल टू nRT से है, चार्ल्स का नियम PV इक्वल टू nRT से है। इसमें बॉयल में क्या होता है कि तापमान को हम वो करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और चार्ल्स में क्या होगा कि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, अब जूल का नियम जो होता है, जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसे जूल का नियम कहते हैं। इसमें जब जैसे धारा प्रवाहित करते हैं यानी करंट प्रवाहित करते हैं, तब उसमें तार में, किसी तार में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से तार जो है हीट कर जाता है, वो कहलाता है जूल का नियम। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल है, यदि जबकि गैस का जो अन्य जो गैस के हैं वो सारे नियम जो हैं वो गैस से कांस्टेंट है, गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विसरित नहीं होगा? ठीक है, ऑप्शन ए अगरबत्ती का धुआं, ऑप्शन बी इत्र की वाष्प, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी मेथी पाउडर। देखो, इन निम्न में से क्या विसरित नहीं होगा, यानी फैलेगा नहीं। तो ये कह रहा है ऑप्शन ए अगरबत्ती का धुआं, वो भी फैल जाएगा एकदम से, मतलब पता ही नहीं चलेगा, उड़ जाएगा। ऑप्शन बी इत्र की वाष्प, वो भी उड़ जाएगी। ऑप्शन सी धुआं, वो भी उड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी है जो मेथी पाउडर। मेथी पाउडर जो है वो जो होता है वो सॉलिड होता है ना, और जो क्या है कि उसका घनत्व जो है वो उसका ज़्यादा होता है, और जबकि धुएं का यानी गैस का जो होता है घनत्व वो बहुत कम होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, जिसका पार्टिकल का घनत्व ज़्यादा होगा वो वैसे भी नहीं विसरित होगा, तो मेथी पाउडर जो है वो विसरित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा? ऑप्शन ए बॉयल के नियम के अनुसार, ऑप्शन बी चार्ल्स के नियम के अनुसार, ऑप्शन बी
गे लुसेक नियम अनुसार, ऑप्शन बी ग्राहम के नियम अनुसार। तो बॉयल का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी थोरियम। तो टाइटेनियम जो है एक लोहे जैसी धातु है जिस इसका अपेक्षिक घनत्व जो है वो 3.49 से 3.59 तथा द्रवणांक जो है लगभग 2000 सेंटीग्रेड है। यानी जो जब ये लिक्विड में बदलेगी उसका जो वो टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम आती है। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित है और ये रेडियो एक्टिव नहीं है। कौन सी? टाइटेनियम। ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनमें से आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ठीक है। ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक, ऑप्शन बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन सी हेनरी बैकरल, ऑप्शन डी हेनरिच हर्ट्ज। तो कुछ विशेष तत्वों व उनके यौगिकों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः निकलती हैं। ठीक है। कुछ जो तत्व होते हैं विशेष होते हैं उनसे कुछ अदृश्य किरणें जो है वो स्वतः ही निकलती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बैकुरल किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है हेनरी बैकुरल ने की थी। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम आदि। ठीक है। पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज करी थी। ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? हेनरी बैकुरल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए रूटाइल, ऑप्शन ए हीमेटाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी पिच ब्लेंड। तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्क पिच ब्लेंड एवं कार्नोटाइट में पाया जाता है। ठीक है। पिच ब्लेंड गहरे नीले रंग का अयस्क है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। पिच ब्लेंड के मुख्य निक्षेप प्रमुखता कांगो, अफ्रीका तथा कनाडा में अवस्थित हैं। ठीक है। तो रेडियम जो है वो पिच ब्लेंड से पाया जाता है, खनिज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बल यानी एटॉमिक फोर्स के सिद्धांत की खोज किसने करी? ऑप्शन ए हिदेकी युकावा, ऑप्शन बी एस एन बोस, ऑप्शन सी जे सी बोस, ऑप्शन डी जे जे थॉमसन। तो क्या है कि कुछ वैज्ञानिक हैं ये जितने दिए गए हैं ऑप्शन में उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो परमाणु जो बल है यानी एटॉमिक फोर्स है इसकी खोज करी थी हिदेकी युकावा ने। एस एन बोस ने बोसान कण की खोज करी थी। जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज करी और जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। ठीक है। हमने आविष्कार जो वाला एक टॉपिक हमने है एक हमने टॉपिक जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारे हमने एक टॉप प्लेलिस्ट में एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है आविष्कार में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख लें और उसमें जितने भी खोज जो महत्वपूर्ण हैं वो हमने सबके बारे में जिक्र किया है और जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए खोज हैं, खोज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेकर आए हैं। ठीक है। तो वहाँ जाके देख लीजिएगा और यहाँ पे हमने इतने और बता दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? जो परमाणु के भीतर जो नाभिक जो परमाणु भार बनता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। ठीक है। उन पे जो आरोपित बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए नाभिकीय बल, ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी ज्वारीय बल। ठीक है। तो नाभिकीय बल
परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित जो बल होता है इनके बीच में वही लगता है, जिसकी वजह से जो केंद्रक होता है परमाणु का वो व्यवस्थित रहता है। ठीक है, और परमाणु भार इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योग होता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल, उसको क्या है कि दो स्थिर स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहेंगे, विद्युत स्थैतिक बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है यानी घूमता है, वो किसके कारण होता है, उस पे लगता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ज्वारीय बल क्या कहते हैं, ज्वारीय बल वह बल है जिसे एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है। ठीक है, ज्वारीय बल जो होता है एक वस्तु पे अलग अलग स्थान पे अलग अलग टाइप से लगाती है। ठीक है, और जैसे कि पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण है। ठीक है, जो समुद्र में ज्वार भाटा होता है वो क्या है कि वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो है वो ज्वार भाटा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है, कि यूरेनियम 208, यूरेनियम 235 और ये क्या है PU 229 और PU 200 मतलब 115। तो नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। भारत में नाभिकीय रिएक्टरों की कुल संख्या जो है वो 23 है और जिनकी कुल क्षमता है वो 7480 मेगावाट है। ठीक है, किलोवाट के बाद में मेगावाट आता है, कई हजार किलोग्राम वाट जो है मिलके मेगावाट बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटास्टैटिक अस्थि अस्थि कैंसर के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, मेटास्टैटिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम 89, ऑप्शन डी सी आयोडीन 131, ऑप्शन डी फास्फोरस 32। ठीक है, तो कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक हैं और उनका उपयोग कैसा है, क्या है, स्ट्रोंटियम 89। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए क्या है, स्ट्रोंटियम 89 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 जो है थायराइड कैंसर में और कोबाल्ट 60 जो है रक्त रक्त कैंसर में उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से हैं, परमाणु हथियार में कौन से समस्थानिक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम एंड और लिथियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और लिथियम, ऑप्शन सी ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम। तो परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम समस्थानिक जो हैं वो है यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। इसके लिए परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है और इससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम की अनियंत्रित श्रृंखला क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भीषण प्रचंडता के साथ परमाणु का विस्फोट होता है। क्या होता है कि उसमें अनियंत्रित श्रृंखला होती है, हो जाती है, न्यूट्रॉन से अगर स्ट्राइक कराएंगे तो क्या होगा कि उसमें श्रृंखला बन जाएगी और बहुत सारी हीट निकलेगी और ये चैन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से उसमें इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि भीषण प्रचंडता के कारण परमाणु का विस्फोट हो जाता है। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, और
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।